नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि दी। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में ये जयंती मनाई जाएगी। यह हमारे लिए गर्व का दिन है क्योंकि हम कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहे हैं। हरियाणा के साथ साथ पूरा देश इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है और रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। भारत उनके द्वारा लिए गए कई फैसलों का लाभ उठा रहा है। मैं भी दीपावली के इस त्योहार पर सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूं कि वे हमें एक मजबूत हरियाणा बनाने का आशीर्वाद दें। पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि दी। का शुभारंभ कर रहे हैं, कृपया जोरदार। हम सब के लिए आज बड़ा गर्व और गौरव का दिन है कि कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है और पूरा देश और हमारा हरियाणा प्रदेश सरदार वल्लभ भाई पटेल को रन फॉर यूनिटी के माध्यम से एकता की दौड़ और राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जीवन रहा है, भारत के प्रथम गृह मंत्री रहे हैं और उनके जो निर्णय थे, उनके निर्णयों का भारत के आने वाली लगातार की पीढ़ियों को उसका लाभ मिल रहा है कि उन्होंने ऐसे ऐसे निर्णय जो भारत की एकता के अंदर सटीक निर्णय, दृढ़ इच्छा शक्ति से लिए हैं। मैं आज इस अवसर के ऊपर बहुत बधाई भी देता हूं और दीपावली का पर्व है। मैं दीपावली की भी हरियाणा प्रदेश के जन जन को, पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये दीपावली का पर्व जब अयोध्या आज दीपक से जगमगा रही है, भगवान श्री राम का वो भव्य दिव्य मंदिर, मैं दीपावली के इस महान पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। भगवान श्री राम से ये प्रार्थना भी करता हूं कि हमारा हरियाणा खुशहाल रहे, मजबूती से आगे बढ़े, समृद्ध रहे और हम आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस संकल्प को दोहराते हुए हरियाणा को मजबूती से सशक्त हरियाणा बनाने में हम निरंतर आगे बढ़ें। और मुझे ये भी आज इस अवसर के ऊपर कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती को हम सब मना रहे हैं एक पखवाड़े के अंदर, क्योंकि उन्होंने जो सपना देखा था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सच्ची श्रद्धांजलि सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी, तो नरेंद्र मोदी जी ने दी। नरेंद्र मोदी जी ने रन फॉर यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, बना करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बने। हमने आज ये संकल्प लिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के ऊपर कि हरियाणा का एक एक व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल के आज अवसर के ऊपर संकल्प लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विकसित राष्ट्र के अंदर अपनी महती भूमिका अदा करेगा और ये भारत ये विकसित राष्ट्र बने, उसके लिए काम करेगा। मैं माननीय चुनाव आयोग का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समझा है कांग्रेस तो झूठ का सहारा लेकर के चलती है और उन्होंने वो फैसला जो दिया है वो लोगों की भावनाओं का फैसला था। माननीय चुनाव आयोग ने जो कांग्रेस के उस झूठ को नकारा है, क्योंकि कांग्रेस लगातार झूठ का सहारा लेकर के वो कहीं ना कहीं लगी रहती है कि हमें कामों के ऊपर तो वोट नहीं मिलता, झूठ से अगर वोट मिल जाए तो लोगों का शोषण कर लें। आज सभी लोग उसको जान चुके हैं। कांग्रेस का जो झूठ है अब वो बिकने वाला नहीं है। मैंने कहा भी था, कांग्रेस ने इस प्रकार का
यहाँ पर मोमेंटम खड़ा किया, कांग्रेस आएगी वही कांग्रेस आएगी, कहाँ आएगी कांग्रेस, कहीं दिखाई तो दे नहीं रही थी। परंतु इनके कांग्रेस के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनको ये नजर आ रहा था अभी कांग्रेस है, उनको तो नजर आएगा। मेरे को लोग पूछते थे, लोग कहते थे मेरे को, कहा बड़ी हवा चल रही, वहां कोई हवा नहीं चल रही। ने कांग्रेस के बड़े नेता हैं, निगर माँ बैठ कर कह कांग्रेस आएगी कांग्रेस आएगी, कहा कांग्रेस आएगी। कांग्रेस तो तब आए ना जब इन्होंने कोई काम किया हो। काम तो किया लूटने का देश को, भ्रष्टाचार किए, घोटाले किए, लोगों को लाइन में खड़ा किया, 4-4 दिन में गैस का सिलेंडर मिलता था, उसको तो भूल गए कांग्रेस के नेता। कहा कांग्रेस आएगी, कहां कांग्रेस आएगी। लोगों ने नकार दिया उस झूठ को और एक झूठ फैलाया था कि संविधान को खत्म करेंगे। राहुल गांधी का भी झूठ नहीं चलेगा उसका, अब सुपड़ा साफ है। और मैं चुनाव आयोग की उस फैसले का स्वागत करता हूं। चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया है, कांग्रेस के झूठ को नकारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ऑनलाइन माध्यम से टीकाकरण सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से यूविन पोर्टल राष्ट्र को समर्पित किया। इविन और कोविन के सफल कार्य के बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में नियमित टीकाकरण सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए तीसरे स्तंभ के रूप में यूविन की स्थापना की है। मुख्यमंत्री ने इस प्रमुख स्वास्थ्य पहल को शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यूविन पोर्टल का शुभारंभ भारत सरकार की देश के नागरिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और सभी के लिए बुनियादी और आवश्यक सेवाओं की सार्वभौमिक और समान पहुंच को प्रोत्साहित भी करता है। दिवाली 31 अक्टूबर की है या 1 नवंबर की, इसको लेकर देश भर में धर्मगुरुओं और पंडितों में बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दिवाली को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी तरह के भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। दिवाली 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों दिन मना लो, क्योंकि ये दिवाली विशेष है, क्योंकि इस साल अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है। वहीं कांग्रेस में ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग से लिखित में शिकायत की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। अब अनिल विज ने कांग्रेस पर तंज कसा है। ये कांग्रेस पार्टी ने जब भी ये हारती है तो ये दोषारोपण ईवीएम का करती है, जब जीत जाती है तब इनको कोई एतराज नहीं होता। तो ऐसा ही अब हुआ, हमें पहले ही पता था कि भी जैसे ये हारेंगे तो इन्होंने ईवीएम को ही दोष देना है। तो ईवीएम का सिस्टम है, ईवीएम जब रिलीज होती है तब सभी पार्टियों के नुमाइंदों को दिखाई जाती है। जब पोलिंग स्टेशन पर स्टार्ट होती है तब भी सारों को दिखाई जाती है, कुछ वोटें डाल के दिखाई जाती हैं। अब इनका सारा ही सिस्टम फेल था कांग्रेस का, और जो इन्होंने बंदे बिठा रखे थे वो सारे बुद्धू थे, क्योंकि वो देख ही नहीं सके। इसलिए उन्होंने ये बेवजह चुनाव आयोग को इन्होंने अपनी शिकायत की थी। चुनाव आयोग ने सभी पॉइंटों पर इनकी जांच करके और इनके आरोपों को खारिज कर दिया है कि उसमें कोई जान नहीं है। और चुनाव आयोग ने इनको कहा भी है कि इस प्रकार के आरोप बेवजह उठाकर कोई क्या है जी। चुनाव आयोग ने इनको सख्त लहजे में कहा है कि इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप नहीं लगाने चाहिए। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। होडल में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने ओएसडी करणपाल खटाना और विधायक हरेंद्र सिंह से
लघु सचिवालय के मीटिंग हॉल में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने होडल विधानसभा क्षेत्र में सांसद ग्रांट, विधायक ग्रांट, डी प्लान के तहत वर्तमान में चल रहे और भविष्य में होने वाले विकास कार्यों की समीक्षा की। वहीं ओएसडी करणपाल खटाना ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जनता के साथ झूठ और लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ओएसडी ने जिला पलवल को केंद्रीय राज्य मंत्री करसलपाल गुर्जर की तरफ CSR स्कीम के तहत 11 करोड़ 86 लाख रुपए की होडल शहर में स्ट्रीट लाइट लगाने की घोषणा कर दिवाली का तोहफा दिया। सबसे पहले तो मैं दिवाली की आप सभी को ये हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अपनी होडल विधानसभा की समस्त सरदारी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और सभी अधिकारियों को और आप सभी को जो ना आने वाली दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आपने देखा, आज ये होडल विधानसभा के सभी अधिकारी हमने यहाँ पर बुलाए थे। जो हमारे होडल क्षेत्र की जो समस्या है, जो आगे डेवलपमेंट के काम होने हैं या जो चल रहे हैं, उन्हीं सब के ऊपर एक साक्षात में जो ना हम लोगों ने इसके डिस्कशन किया है। और पॉलिसीज़ के लिए जो है ना SDM साहब हमारे यहाँ थे, किरणपाल खटाना जी जो माननीय मंत्री जी कृष्णपाल गुर्जर जी के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों से जो आने वाली प्रपोजल्स हैं क्षेत्र के विकास के लिए, होडल के विकास के लिए, उनको एक एक तरीक़ा से हमने उनसे डिस्कशन किया है। और मुझे ऐसी उम्मीद और भरोसा है आने वाले टाइम में सभी अधिकारी मिलजुल कर काम करेंगे और इस क्षेत्र को आगे ऊंचाई। पंजाब के सीएम भगवंत मान के ओएसडी राजवीर सिंह ने श्रोमणी अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ चंडीगढ़ कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि मजीठिया ने अपने बयानों से उनकी छवि खराब की है। कोर्ट ने मजीठिया को सभी सार्वजनिक मंच पर बदनाम किया है, तो वहीं कोर्ट ने विक्रम मजीठिया के बयानों पर रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे बयान राजवीर सिंह की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाल ही में हुए हरियाणा के विधानसभा चुनावों में नतीजे कांग्रेस की अपेक्षा के अनुरूप विपरीत मिलने के बाद केवल कांग्रेस ने ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष ने ईवीएम और चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस ओर संज्ञान लेते हुए विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज कर दिया और ईवीएम से चुनाव करवाने को सही ठहराया। चुनाव आयोग के इस निर्णय पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भारत का चुनाव आयोग मौजूदा सरकार की एक शाखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विख्याता ज्ञाता एलन मार्क्स खुद मानते हैं कि ईवीएम में किसी भी तरीके से प्रोग्रामिंग सेट की जा सकती है। पहले तो मैं दीपावली की सभी देशवासियों को बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि रिद्धि सिद्धि और गणेश जी, लक्ष्मी जी उनके घर में विराजमान रहें, सुख समृद्धि, सुख शांति उनके जीवन में, जैसे दिवाली की दीपावली में उनके घर में हमेशा रोशनी बनी रहे, सुख शांति और समृद्धि हो। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात है, जब तक बैलेट पेपर पे काउंटिंग होती रही, कांग्रेस आगे चल रही। जैसे बैलेट पेपर से ईवीएम मशीन पे आए हैं तो ईवीएम मशीन में हमें हराने दिखाने लगी। एलन मास्क जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक बेहद जिसकी शब्द के ऊपर हर व्यक्ति विश्वास करता है, उसका भी ये कहना है कि कभी भी ईवीएम मशीन की हमेशा प्रोग्रामिंग हो सकती है और ईवीएम मशीन से चुनाव कराना वो बेहद चिंताजनक है। जहाँ 99% बैटरी चार्ज है वहाँ बीजेपी जीत रही है, उसका बकायदा उनको आंकड़े दिखाएं। जहाँ 67% चार्ज है वहाँ पर जो है कांग्रेस जीत रही है। मुझे ये बता दें कि 99% 98 हो सकता है, 97 हो सकता है, 95 हो सकता है, तो ये 99% चार्ज बैटरी कैसी है? इसका मतलब ये कुछ ना कुछ घपला है इसमें। तीसरी बात जो है, तो सबसे जो बड़ी बात ये है कि ईवीएम मशीन में जब हर पूरा विपक्ष, समूचा विपक्ष ये बात कह रहा है कि इसको बदल देना चाहिए, तो बीजेपी क्यों इसके लिए वाजिब है? और ईवीएम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक शाखा के रूप में काम कर रहा है बीजेपी। हरियाणा के कैथल जिले को नया चेयरमैन मिल गया है। सर्वसम्मति से बीजेपी के करमवीर कौल को जिला परिषद का चेयरमैन चुना गया है। करमवीर को पार्षदों और भाजपा के स्थानीय पदाधिकारियों के साथ अच्छे संबंधों का फायदा मिला है। वहीं वाइस चेयरमैन का चुनाव करीब 20 दिन बाद होगा। दरअसल बुधवार को हुई बैठक में 21 में से 19 पार्षद पहुंचे थे, जिसके बाद सभी ने करमवीर कौल का नाम लिया।
और उन्हें जिला परिषद का चेयरमैन घोषित कर दिया। इससे पहले कैथल के चेयरमैन जेजेपी समर्थित दीपक मलिक चेयरमैन थे, जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव लाकर पद से हटा दिया गया। करमवीर कौल पहले वाइस चेयरमैन थे और उन्होंने दीपक मलिक को हटाने के लिए पार्षदों को नेतृत्व किया था। कुछ कहना चाहेंगे? थोड़ी आइडिया इच्छा यार। देखिए, लगभग 1.5 साल का संघर्ष है पूरी पार्टी का। भी पहले भी कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही, अदरवाइज उस टाइम भी सारे पार्षद एक ही थे। अब सब साथियों की जिम्मेवारी बनती कि किस पार्षदों को साथ में लेकर हम कैथल डिस्ट्रिक्ट का हर आयाम तय करें, हर अच्छे विकास कार्य करें। और इसे पूरे पार्टी के हमारे नायब सैनी जी से लेके उनका आशीर्वाद रहा, हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे मोहनलाल बड़ौली जी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका आशीर्वाद रहा, हमारे भाई मनीष कठवाड़ जी, हमारे पूर्व के प्रधान अशोक गुज्जर जी, हमारे भाई कुलवंत बाजीगर जी, हमारे एमएलए साहब सतपाल जाम्बा जी और जितने भी सभी साथी यहाँ पार्षद साथी है, सबके सब ने मिलकर खूब जोर लगाया और सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ाने के लिए, कैथल डिस्ट्रिक्ट के विकास के लिए सबने वोट किया। अम्बाला शहर में एक नौकरानी ने अपनी ही मालकिन को किडनैप कर लिया। दरअसल एक बुजुर्ग विकलांग महिला की देखभाल के लिए एक महिला नौकरानी को रखा हुआ था और उसी ने फिल्मी अंदाज में बुजुर्ग महिला को किडनैप कर लिया। वहीं विकलांग महिला घर वालों को जानकारी दी कि मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है। जब इसकी जानकारी पुलिस को दी गई तो पुलिस ने लोकेशन के आधार पर महिला को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन इसमें पुलिस को सफलता नहीं मिली। अगले दिन नौकरानी विकलांग महिला को लेकर खुद ही घर आ गई और फिर पुलिस ने महिला से सख्ती से पूछताछ की तो महिला ने पूरा मामला पुलिस को बता दिया। किसी ने बलदेव नगर इलाके का मामला था। एक महिला बुजुर्ग जो है लगभग 70 साल की, वो जो है उन्होंने एक मेड रखी हुई थी अपने घर पे। तो उस मेड को सुबह के टाइम खाना बनाने आती थी और दोपहर में भी जैसे उनके पास रुकते थे और शाम को जो है ना उसको घुमाने के लिए ले जाती थी, क्योंकि वो महिला असमर्थ थी ज़्यादा चलने में, हाथ पकड़ के वो घुमाने के लिए जाते थे। तो उनकी तरफ से ये मामला जो है जब वो समय पे वापस नहीं आई, घुमाने के लिए गए थे, तो उसके हस्बैंड ने कॉल किया मेड के फ़ोन पे। मेड ने कहा कि ये तो हम तो किसी ने किडनैप कर लिया। उसके बाद मेड जब कर लिया तो उसके बाद आधे घंटे बाद दोबारा कॉल की गई उनके रिलेटिव ने की, तो उन्होंने कहा जी हमारे को किडनैप कर रखा है, किसी रूम में बंद कर रखा है। तो फिर हमारे पास पहुंचे पुलिस के पास, हमने उनकी लोकेशन वगैरह ली मोबाइल की, तो वो लोकेशन जो है ना वहाँ की आती रही, लेकिन हमारा जो वो काबू नहीं हो पाए। उस समय हमारे पास लोकेशन पे हम ऐसी जगह नहीं उनको पकड़ पाए। तो फिर ये रात सारी रात हम घूमते रहे, जो जहाँ जिस एरिया में लोकेशन थी तो घूमते रहे। उसके बाद शाम के बाद इनके फ़ोन भी आया एक, तो भी हमें 12 लाख रुपए चाहिए। उसकी अगली तरफ से 12 लाख रुपए फ़ोन का है। सुबह 7 बजे करीब, पौने 7 बजे करीब ये महिला और मेड दोनों घर पहुंच गए। उसके बाद जो हमें शक के आधार पर हमें मेड से अच्छी गहनता से पूछताछ की, तो फिर उसने ये एक्सेप्ट किया कि मैंने उसके साथ मिलकर ये वारदात किया है। हरियाणा एसडीएफ ने हत्या के मामले में 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने जून 2024 में एक युवक की हत्या की थी। इस वारदात को अंजाम देते समय आरोपियों ने ब्लैंकेट और जोमेटो की ड्रेस पहनी हुई थी ताकि पुलिस को चकमा दे सके। गुरुग्राम पुलिस ने यह केस अक्टूबर में हरियाणा एसटीएफ को सौंपा, जिसके बाद महज 20 दिन में ही एसटीएफ ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया और हत्या की वजह का भी खुलासा किया। दिनांक 28 जून 2024 को HBR चौक पे एक सेक्टर 65 के इलाके में एक युवक की जो उसकी दुकान पे और गोली मार के हत्या कर दी गई थी। और जो हत्यारे थे वो एक मोटरसाइकिल पे सवार होके आए थे और उन्होंने ब्लिंकिट की और जोमेटो की जैकेट पहन रखी। और इसके संबंध में केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन गुड़गांव पुलिस द्वारा की गई, लेकिन जब उसमें कोई नहीं प्रोग्रेस हो पाई तो उसकी इन्वेस्टिगेशन अब 7 अक्टूबर को एसटीएफ गुड़गांव को मार्क हुई और इस संबंध में 20,000 रुपये एससीपी साहब की तरफ से इनाम की घोषणा की गई थी, जो इस केस में सूचना देगा। और इसी तरह से 1 लाख रुपए की डीजीपी साहब की तरफ से घोषणा की गई थी कि जो भी इसमें सूचना देगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो
भरसक प्रयास के बाद हमारी एसटीएफ यूनिट ने उसमें काम करते हुए, और इसमें जो एक बिल्कुल ही ब्लाइंड मर्डर था जिसमें कोई भी क्लू नहीं था, और उस पे सारे हमने सीसीटीवी भी सर्च किए, इन्वेस्टिगेशन भी की गई, उस बहुत सारे लोगों से पूछताछ भी की गई, लेकिन उसमें एक्यूज्ड के बारे में जानकारी नहीं मिली। फरीदाबाद में जेवर एयरपोर्ट के लिए जाने वाले ग्रीन हाईवे पर मोहना गांव में उतार चढ़ाव के कट की मांग को लेकर पिछले 13 महीने से बैठे ग्रामीणों की मांग सरकार ने पूरी कर दी है। मोहना के पास हाईवे पर कट देने को मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों को धरना खत्म करवाया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र और प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है। गुरुग्राम और नोएडा को पीछे छोड़ते हुए फरीदाबाद आने वाले समय में विकास के नए आयाम छुएगा। भारतीय जनता पार्टी से ग्रामीणों की नाराजगी को लेकर उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर पार्टी को विधानसभा में नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन इसकी भरपाई भी अब ग्रामीण ब्याज समेत पूरी करें। दिवाली को देखते हुए गुरुग्राम का फूड सेफ्टी विभाग सतर्क हो गया है और लगातार जगह जगह मिठाइयों के सैंपल लिए जा रहे हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर की माने तो उन्होंने गुरुग्राम, मानेसर, पटौदी, फरुखनगर समेत नूह से भी पनीर, दूध और मिठाइयों के सैंपल इकट्ठा किए हैं और सैंपल को जांच के लिए लैब में भेजा है। जैसे ही रिपोर्ट आती है उसी के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद में नेहरू युवक केंद्र के कार्यकर्ताओं ने दिवाली विद माय भारत के तहत स्वच्छता अभियान चलाया। वहीं प्रियंका मलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि दिवाली विद माय भारत कार्यक्रम का आयोजन पूरे भारत देश में 500 से अधिक जिलों में किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम की शुरुआत 27 अक्टूबर को की गई थी, जिसके अंतर्गत नेहरू युवक केंद्र के स्वयं सेवकों ने जिला फरीदाबाद के अंदर विभिन्न कार्यक्रमों के अंदर अपना सहयोग किया। नारा है स्वच्छ भारत हमारा है। ये नारा हमारे मोदी जी ने दिया है और मैं फरीदाबाद व्यापार मंडल अध्यक्ष होने के नाते सब व्यापारी भाइयों के साथ सहयोग लेके हमने ये 3-4 दिन हो गए हमने स्वच्छ भारत अभियान चला रखा है। और मैं प्रियंका मैडम का और हिमांशु जी का और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने फरीदाबाद के लिए एक नया कदम उठाया और इसकी तरफ से व्यापार मंडल इनका पूरा सहयोग देगा। हमारी आगे बहुत सारी संस्थाएं और दुकानें हैं जो शॉप्स हैं, जैसे सोन मोटर्स है, उन्होंने इनके स्वागत के लिए तैयारी कर रखी है। इनके स्वागत सब लोग इनका मान सम्मान बढ़ाएंगे ताकि ये भी हमारी मदद करे और व्यापारी भी करे और ये भी व्यापारियों की मदद करे। मैं ये चाहूँगा और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। पूर्व पंजाब में इस समय किसान यूनियन धान की फसल की खरीद न होने के चलते केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह पिछले काफी दिनों से पंजाब में बीजेपी के बड़े नेताओं और पंजाब सरकार के मंत्रियों के घरों के बाहर पक्का मोर्चा लगाकर बैठी हुई है। किसानों का कहना है कि उनकी धान की फसल मंडियों में खराब हो रही है और सरकार ने पराली की संभाल के लिए किसानों को अभी तक कोई स्थायी हल पेश नहीं किया है और आगे गेहूं की बुवाई के लिए किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीएपी नहीं मिल रहे। धनतेरस वाले दिन अमृतसर में गन पॉइंट पर बैंक से लाखों रुपए की लूट हो गई। लूट की यह वारदात नागल कला गांव में पंजाब नेशनल बैंक में हुई है, जहां 2 लुटेरों ने बैंक कर्मी को पिस्तौल दिखाकर 5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। लूट की यह घटना बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि दोनों लुटेरे मुंह पर कपड़ा बांधकर बैंक के अंदर घुसते हैं। इनमें से एक बैंक कर्मी काउंटर के पास रुक जाता है। थोड़ी देर बाद वह अपनी पैंट से रुमाल से ढककर पिस्तौल दिखाते हुए बैंक कर्मी से रुपए की मांग करता है। यह देखकर वहां पर मौजूद महिला कर्मी पीछे हट जाती है। वहीं दूसरा युवक के गेट के बाहर ही खड़ा रहता है। बैंक कर्मियों ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों का पता लगाने में जुटी है। अमृतसर में आज पुलिस और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की फायरिंग में गुरुशरण सिंह नाम का बदमाश मारा गया और एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर व्यास नदी में कूदकर भागने में कामयाब रहा।
पुलिस ने गांव सठियाला में आरती की गोली मारकर हत्या करने के मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। 2 बदमाश गुरशरण सिंह और पारस से पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने पिस्तौल ब्यास नदी के मंडी इलाके में छिपाई थी, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें बरामद करने की कोशिश की और गुरशरण सिंह ने गोली चला दी। पुलिस ने उस पिस्तौल को कब्जे में ले लिया। इस दौरान पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें अमृतशरण सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। पिछले हफ्ते सठियाला ब्यास थाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆੜਤੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਅੱਜ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਇੱਥੇ ਲੁਕੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਉਹਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਪਾਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।